ओके। नमस्कार दोस्तों, आज तीसरे चैप्टर में हम पहुंच रहे हैं। आशा करता हूं पहला और दूसरा चैप्टर आपको समझ आया होगा। समझ आया था बाल को? गुड। तो आज हम डिस्कशन करेंगे वाइटल साइन, जरूरी संकेत। हमारी जिंदगी के लिए जो संकेत बहुत जरूरी हैं, उन संकेतों पर आज हम चर्चा करेंगे। तैयार हैं आप लोग? गुड। सो बेस लाइन, वाइटल साइन एंड सैंपल हिस्ट्री आप पढ़ पा रहे होंगे। एक फॉर्मूलेशन है जिसके तहत मरीज की आप कम समय में बहुत ज्यादा जानकारी जुटा सकते हैं। तो बंधुओं, आज हम इंगित करेंगे उन बिंदुओं को। पहला बिंदु है, आप लोग जानते होंगे वाइटल्स कौन कौन से होते हैं, आपकी बोर्ड पर भी है। पहला ब्रीथिंग, दूसरा स्किन। अरे नहीं, ये वाइटल होता है क्या? नहीं सर, टेम्परेचर। वेरी गुड, वेरी गुड। बताइए बताइए, मैं कट नहीं करूंगा। अब बोलिए। टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर और जो है पल्स रेट। 1 सेकेंड, मैं नोट करता हूं। बबीता बता रही है जो वाइटल्स होते हैं वो इनके अकॉर्डिंग क्या होते हैं। नंबर 1 टेम्परेचर, बीपी, 2 बीपी, वेरी गुड, पल्स रेट, SpO2 और गुड, दैट्स गुड, दैट वेरी गुड। क्लैपिंग फॉर बबीता। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग लीक पीटने वाले ना बने। हम लोगों को नई नई रिसर्च, नई नई खोज, नई नई चीजों पर जाना चाहिए। जिंदगी में हम जितना सीखते हैं उतना आगे जाते हैं। सो डियर ट्रेनीज, आज हम डिस्कशन करेंगे कि क्या होते हैं वाइटल्स। तो जैसा कि बबीता ने बताया कि सर वाइटल टेम्परेचर होता है, बीपी होता है, पल्स रेट होता है और लास्ट SpO2 होता है। ओके, वेरी नाइस। एक और खोज के लाई है ये, पांचवा भी होता है RBS, रैंडम ब्लड शुगर। जी ठीक है, आपकी जानकारी को बढ़ाएं और आज हम लोग इन चीजों को साझा कर रहे हैं। आप अपने साथियों को इन चीजों को भेजिए और उनकी थोड़ी सी जानकारी को बढ़ाइए। सो आज हम सारी चीजों को इरेज करते हैं। बेसलाइन वाइटल साइंस के चैप्टर को दोबारा से नोट डाउन करेंगे, लिखेंगे और क्या क्या लिखेंगे। नंबर 1 ब्रीथिंग, नंबर 2 स्किन, नंबर 3 पिपल्स, नंबर 4 ब्लड प्रेशर। क्या? गुड। मैं इसमें से और भी कट कर दूं तो पिपल्स भी हटा सकते हैं, पिपल्स भी हटा सकते हैं, लेकिन इन तीनों को आप कभी हटा नहीं सकते। ब्रीथिंग, स्किन और ब्लड प्रेशर। मरीज के जो जरूरी है संकेत वो जानने के लिए हम इन तीनों बिंदुओं पर विशेष चर्चा ही करेंगे। सो पहला है ब्रीथिंग। क्या होती है ब्रीथिंग? जो सांसें इनहेल करते हैं फिर इंटेक करते हैं, उसे हम ब्रीथिंग। लंग्स के पास 2 तरह का प्रेशर होता है, नेगेटिव प्रेशर और लंग की पोजीशन ये रहती है इस तरह से, तो वो ऑक्सीजन को लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। यही एक प्रोसेस हमारा एक कंप्लीट ब्रेथ कहलाता है। यहां गैसेस का एक्सचेंज होता है। ब्रीथिंग को काउंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? मरीज को 30 सेकेंड्स काउंट करना है, क्योंकि जो इसका फॉर्मुलेशन है
वो बीपीएम में आता है। किस में आता है? ब्रेथ पर मिनट। ब्रेथ पर मिनट जो होती है, अब हम क्या है कि हमें बहुत सारे चीजें देखने के लिए, मरीज की कंडीशंस को संभालने के लिए हमें थोड़े समय में बहुत सारी चीजें देखनी है। तो हम क्या करते हैं, इसको ब्रेथ रेट काउंट करने के लिए 30 सेकेंड हम 30 सेकेंड काउंट करते हैं और इसको मल्टीप्लाई करते हैं किसमें? 2 में, और जो भी निकलता है वो हम मिनट में निकाल के देते हैं। मान लीजिए आपने 30 सेकेंड काउंट किया, पेशेंट्स का जो ब्रेथ रेट था वो 5 था, अब उसको 2 में इंटू करेंगे तो कितना निकला? 10 बीपीएम। अब समझिए नॉर्मल ब्रेथिंग रेट कितना होता है? 12 से 20। अगर अब नॉर्मल है 12 से 20 का मतलब है कि अगर मान लो 5 था, मल्टीप्लाई किया 2, अगर 10 आया है, 10 बीपीएम, इसका मतलब है ऑक्सीजन की जरूरत है कि नहीं? बहुत जरूरत है। अच्छा, वेरी गुड। अभी कब जरूरत है? ब्रेथ रेट बढ़ रहा है, एक मिनट में 25 जा रहा है, तो ऑक्सीजन जरूरत है कि नहीं है? अप्रोच लगा के मसल्स एक्स्ट्रा मेहनत करके ऑक्सीजन लेने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों ही कंडीशन में ऑक्सीजन देने की जरूरत है। अब बबीता कह रही थी SpO2, अगर हम मेजरमेंट करेंगे ब्रीथिंग का, अगर रेट कम है या कम रेट हाई है, तो दोनों में ही ऑक्सीजन लेवल कैसा होगा? लव होगा। जब ऑक्सीजन जा नहीं रही है तो अभी SpO2 क्या होता है? ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल। अगर ब्लड में ऑक्सीजन कब जाती है? जब लंग्स के पास जाएगी, लंग्स हार्ट को ट्रांसफर करेगा, हार्ट होल बॉडी को ट्रांसफर करेगा। SpO2 कब चेक करते हैं? पल्स ऑक्सीमीटर से को कैपिलरी रिफिल्स के द्वारा चेक किया जाता है। अब मान लीजिए यहां पर ऑक्सीजन जा नहीं रही है, तो आप सेंसिटिव में समझ सकते हैं कि इन्हें ऑक्सीजन की जरूरत है, तभी पेशेंट की कंडीशन आ रही है। तो SpO2 लेवल चेक करना मस्ट है, लेकिन हम ब्रेथ रेट काउंट करके भी जान सकते हैं। समझिए डियर, आप एम्बुलेंस में हैं, SpO2 लेवल है, SpO2 लेवल जांचने के लिए पल्स ऑक्सीमीटर नहीं है, टूट गया है, बैटरी खराब है, बताइए दोस्तों, कंडीशन हो नहीं सकती क्या? उसकी वायर खराब हो जाए, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण है, कभी भी कुछ हो सकता है। तो हम ब्रेथ रेट्स काउंट करके भी पेशेंट्स के SpO2 लेवल का मुआयना कर सकते हैं। पॉइंट क्लियर हुआ? थोड़ा सा हम मरीज की ब्रेथ रेट काउंट करके उसका SpO2 लेवल जांच सकते हैं, क्योंकि अगर लेवल कम है या ज्यादा है तो ऑक्सीजन की जरूरत है ही है। तो बबीता इसको मैंडेटरी ना माने, SpO2 को हटा दे। मान लीजिए हमारे पास पल्स ऑक्सीमीटर नहीं है, तब हम खड़े रहेंगे, हम तो बैठे तो हमें पता ही नहीं है, तो हम अनुमानन लगाएंगे कि अगर इस पेशेंट को इतना बर्डन लगाना पड़ रहा है ऑक्सीजन लेने के लिए, तो उसका SpO2 लेवल लो ही होगा। एग्जिट डालने के लिए मुझे पल्स ऑक्सीमीटर लगाना है, लेकिन मैंडेटरी, ठीक है? चलिए अगला पॉइंट है स्किन। क्या है? स्किन में बढ़ा रखता है। स्किन क्या होती है? त्वचा। त्वचा की 3 लेयर होती हैं, 3 परतों में रहती है। तो मैं कहूंगा स्किन की बाहरी लेयर जो है वो सजीव है, निर्जीव है? निर्जीव है। ओहो, ऐसा कैसे कह देंगे आप? सजीव देह पर निर्जीव वस्तुएं हैं कैसे? इस पॉइंट को मैं बड़ी बड़ाई कराऊंगा। आपने 10th किया है? 10th में
जो हमारी इस विज्ञान की किताब है उसमें बायोलॉजी का पहला ही चैप्टर है मानव त्वचा, उसमें स्पष्ट रूपों में लिखा है बाह्य त्वचा एक निर्जीव ऊतक है जो हमारी बाहरी आघातों से रक्षा करती है। डियर, ये निर्जीव है, लेकिन क्या करती है? अगर ये निर्जीव ना हो तो आप क्लोथ्स नहीं पहन सकते, क्योंकि अगर ये सजीव होती तो चिपचिपी होती। जैसे कभी गिर जाते हैं आप, खुरच जाते हैं तो कपड़ा उसमें चिपक जाता है, कोई फुंसी या कॉटन उसमें चिपक जाता है सेकेंड लेयर पे एंट्री करने पर। इसका एग्जांपल और भी है, सांप की कैचुली का उतरना। आपके हाथों में ये जो काम करते समय गांठें पड़ जाती हैं, इसको आप काट देते हैं लेकिन ब्लड नहीं निकलता। नेल्स काटते समय हल्की स्किन कटने से ब्लड नहीं निकलता। आपके पैरों में जो दरारें पड़ जाती हैं, बीमारियां जिसे बोलते हैं, उन्हें काटने में दर्द नहीं होता। इन सब से हम अंदाजा भी लगा सकते हैं कि ये बाह्य त्वचा एक निर्जीव ही है। तो बेटा मैं बताऊं आपको, स्किन से आप क्या क्या चीजें जान सकते हो। जब आप किसी को छुएंगे, किसको? स्किन को, तो आपको बॉडी का टेम्परेचर सबसे पहले पता लग जाएगा। तो टेम्परेचर हम अलग से एक फिक्स क्वांटिटी को कितना है, लेकिन ज्यादा है या कम है उसका अनुमान हम स्किन छूते ही लगा लेंगे। कितना है रिपोर्ट लगाने के लिए तो हमें थर्मामीटर का ही प्रयोग करना है, लेकिन टाइम टेकिंग है। कोई जाए थर्मामीटर लेके आए, आप जब पेशेंट के पास पहुंचते हो तो पूरी एम्बुलेंस लेके नहीं पहुंचोगे। एम्बुलेंस में इक्विपमेंट्स नीचे होते हैं, आप खुद ही तो जाते हो ना, तो आप उस समय क्या करेंगे? आप ड्राइवर से बोलेंगे जाइए थर्मामीटर लेके आइए। उसकी फिक्स मेजरमेंट के लिए थर्मामीटर ही चाहिए डियर, लेकिन पेशेंट को टच करने से आपको टेम्परेचर पता लग जाएगा। तो स्किन चेक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हाँ, स्किन से परफ्यूजन भी चेक होता है। स्किन का कलर देखने से आपको चीजें पता लग जाएंगी। आप दूर से बता सकते हैं कि पेशेंट का चेहरा रेड हो रखा है, इसका मतलब है बॉडी में ऑक्सीजन की कमी है। हमारा जो नॉर्मल स्किन है वो कैसा होता है? पिंक, लेकिन रेड होता है जब हम धूप में चल के आते हैं। धूप में चल के आए, चेहरा लाल होता है। जैसे ही हम एयर के कांटेक्ट में आते हैं, हवा के कांटेक्ट में आते हैं, हैंड फैन, इलेक्ट्रिक फैन यूज करते हैं, तो वो चेहरा धीरे धीरे हमारा नॉर्मल हो जाता है। रेडनेस का मतलब है कि ऑक्सीजन की कमी है। तो टेम्परेचर स्किन को टच करते ही पता लग जाता है। इसके साथ साथ हमें ऑक्सीजन की कमी का भी आभास हो जाता है डियर। तो टेम्परेचर वाइटल तो है ही है, जुटलाया नहीं जाएगा, लेकिन मैं बात कर रहा था ऐसे संकेत जिनसे हम लाइफ सेविंग कर पाए। क्या संकेत है, क्या करेंगे, आगे की कहानी रच पाए। तो स्किन से आपने बहुत कुछ सीख लिया। टेम्परेचर पता लग जाएगा मुझे, पक्का? परफ्यूजन पता लग जाएगा, देखूंगा तो कलर पता लग जाएगा। और इंजरीज कहां हुई हैं स्किन को चेक करके पता। मान लो एक क्लॉट बन गया है, ब्लंट इंजरी, गुम चोट आई है, तो आपको पता लग जाएगा। मोच आई, काफी चीजें आपको स्किन देख के पता लगती है। अगला है पिंपल्स। पेशेंट पैरालाइज है या अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पिंपल्स से चेक करके देख सकते हैं। पिपली टॉर्च से हम 2 सेकंड तक पेशेंट की आईज को चेक करते हैं। कभी कभी क्या होता है, पेशेंट्स की राइट आईज प्रॉपर काम कर रही, लेफ्ट नहीं कर रही, मैंने लिख दिया पिपली नॉर्मल, क्योंकि आपकी पीसीआर में, पेशेंट केयर रिपोर्ट में ये टिक मारना मैंडेटरी है। अब समझिए, आप बीपी 19-20 लिख दिया, अगर इसकी आंख खराब हो चुकी, आपने ओके कर दी, कौन जिम्मेवार? आप तो खराब।
तो आंख, मानव नेत्र हमारे संसार में सबसे महत्वपूर्ण अंग है जिसकी जांच आपको करनी ही करनी है। कोई एक्सीडेंट के दौरान कोई ऐसा पार्टिकल जो आंख को भेद गया हो, फोड़ गया हो, काफी बार क्या होता है कि हमें पता ही नहीं लगता, हम बेहोश हो गए, बंद आंख, पता लगा आंख में ही पूरा। तो पीपल्स हमें चेक करनी है, एवरी पेशेंट, समझिए आप हार्ट को इनडायरेक्टली चेक करते हैं, लेकिन आई जो उससे भी कोमल है, जिसको आप चेक कर ही कर सकते हैं। सर पे चोट लगी, पता लगा ईंट का पत्थर घुसा और आप पूरी बिलन हो, आपने लिख दिया नॉर्मल, बीपी आई है नॉर्मल, आंख में क्या हुआ, दौरे आ गए, पेशेंट गिरा, आपने सब जगह सर में चोट लगी थी, ड्रेसिंग कर दी, यहां चोट लगी देख लिया, बीपी ले लिया, आंखें बंद पड़ा, मरीज है, आपने डॉक्टर को हैंडओवर दे दिया, नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं। और उधर जो आंख डैमेज हुई थी वो टाइम टेकिंग आपके न देखने पर घंटों के हिसाब से डैमेज होती चली जाएगी। हम जब चेक करते हैं तो हम बारीकियों से चेक करते हैं, एग्जामिनेशन करके पेशेंट को पहुंचते हैं। हमें 2-3 मैंने आपको आने वाले चैप्टर्स में बताऊंगा, फोकस हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर ट्रॉमा पेशेंट्स, फिजिकल हिस्ट्री एंड फोकस एग्जामिनेशन फॉर मेडिकल पेशेंट्स, फिर इनका ऑनगोइंग असेसमेंट, रीअसेसमेंट पढ़ाऊंगा कि आपको एम्बुलेंस में कितने कितने एग्जामिनेशन करके पेशेंट के पास ले जाना है, क्योंकि जब आप हैंडओवर करते हैं पेशेंट्स को तो कंप्लीटली चेक करके आप हैंडओवर दे रहे हैं। आपका वो हैंडओवर कहीं भी डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप मेडिकल, लीगल, एथिकल इश्यूज के अंदर आते ही आपके साथ कार्रवाई भी हो सकती है। तो आप क्या करेंगे, पीपल्स को, मैं बबीता को सराहता हूं कि आप लोगों के सामने उसने बताया कि हाँ ये होता है, लेकिन जस्ट अपोजिट कि हम ईएमएस हैं, हम नर्स नहीं हैं, हम प्राइमरी, हम प्री हॉस्पिटल केयर देखते हैं। तो हमें ऐसा बनना है कि हमारे पास इक्विपमेंट हो ना हो, लेकिन पेशेंट का सही मेजरमेंट निकाल के दें, तभी हमारी जो कार्य प्रणाली वो बेस्ट है, नहीं तो बेस्ट है। बेस्ट और बेस्ट में अंतर थोड़ा सा ही है, तो बेस्ट की तरफ ना जाइए, बेस्ट की तरफ जाने की कोशिश करिए। आइए आगे बिंदुओं पर ध्यान देते हैं। आशा करता हूं कि आपको ब्रीथिंग, स्किन और पीपल्स थोड़ा सा समझ आई हो। क्यों चेक करना जरूरी है कि आपकी एक छोटी सी गलती गहराई की ओर ले जाएगी और किसी की जिंदगी का सवाल है। आपका जो जुनून है वो तभी बढ़ेगा जब इन कार्यों में आप प्रखर होते जाएंगे। प्यारे स्टूडेंट्स, आगे पॉइंट है ब्लड प्रेशर। क्या है? ब्लड प्रेशर। मान लीजिए आप ब्लड प्रेशर बीपी इक्विपमेंट नहीं ले गए, वैसे मैंडेटरी है, ले जाना है, 15 मंजिल पे पेशेंट है। अगर आप बीपी लेंगे तो आपके पेशेंट का पल्स रेट आपको पता हो जाएगा। मैं आपको ट्रिक और टेक्निक बताऊंगा कि आप पल्स रेट से भी पेशेंट्स का बीपी का मेजरमेंट कर सकते हैं। बीपी से आप पेशेंट के पल्स रेट का मेजरमेंट कर सकते हैं। तो आपको बीपी पर पूरा कॉन्सेंट्रेट करना है। अगर बीपी लो है तो क्या टेक्निक्स यूज करके उसे रिकवर करेंगे, बीपी हाई है तो क्या टेक्निकल रिकवर करके उसे नॉर्मल करेंगे, ये आने वाले टाइम में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन आप समझिए वाइटल्स के चारों स्तंभ हैं। नंबर 1 ब्रीथिंग, 2 स्किन, 3 पीपल्स, 4
ब्लड प्रेशर। इनके मेजरमेंट्स आपको प्रॉपर आने चाहिए। बीपी मशीन के मैनुअल, इलेक्ट्रॉनिक दोनों मॉडल्स पर आपको बीपी सिखाया गया है, बताया गया है। आने वाले टॉपिक्स में कहीं रहेगा तो मैं एक्सप्लेन विस्तार से भी करूंगा। बीपी के लिए अलग से भी टॉपिक बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ध्यान देंगे। इन चारों में आपको किसी को कोई दिक्कत तो वाइटल समझ आ गए? बीपी, पल्स, ये सब चीजों के परे हटके हैं ब्रीथिंग, स्किन, पिंपल्स और ब्लड प्रेशर। तो डियर आगे बढ़ा जाए। तो मैं आज पढ़ रहा था बेस लाइन वाइटल साइन, बेस लाइन वाइटल साइंस, ऐसे सांकेतिक सूत्र जो आपको जिंदगी की पहचान को बताएं, जीवित होने की कंडीशंस को बताएं, आपकी स्थिति को बताएं कि आपकी पोजीशन है क्या। तो ऐसे बेस जिनके बारे में आपने सीखा, समझा। अब हम बात करेंगे सैंपल हिस्ट्री। किसकी? सैंपल हिस्ट्री। क्या होती है सैंपल? इस पहले SAMPLE, इस सैंपल से आप चीजों को समझ पाएंगे। देख पा रहे हैं आप सब? प्रॉपर दिख रहा है? गुड, ठीक है। S साइन एंड सिम्टम। साइन दिख जाएगा, साइन आंखों से। सिम्टम पूछ के जो पेशेंट बताए, साइन जो ईएमटी देख पाए, देख के उसको उपचार देना क्या है समझ आता है। लेकिन कुछ चीजें अपनी कंडीशन को मरीज बताता है कि मुझे ये भी समस्या है, इसके साथ मुझे ये समस्या है। या उनके परिवार वाले बताएंगे एकदम से इनको चक्कर आए और ये गिर गए, गिरने से हेड इंजरी हुई। ये तो आपने देख लिया हेड इंजरी हो गई। लेकिन वो चीजें जो गिरने का कारण बताई, हाँ, या पेशेंट बता रहा है मुझे उल्टी हो रहा है, हेड इंजरी दिख रही है, आपने ड्रेसिंग की, जो मैनेजमेंट करना था किया, लेकिन पेशेंट बता रहा मुझे उल्टी भी आ रही है, या मेरे इस कंधे में बहुत दर्द हो रहा है, मुझसे ऐसे नहीं बैठा जा रहा है, मुझसे ऐसे नहीं किया जा रहा है। तो वो चीज है। लक्षण समझ आया आपको? बोल, इन दोनों का हिंदी अर्थ अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो लक्षण है, साइन एंड सिम्टम। लक्षण देख के हमें जानना कि हुआ क्या है। लेकिन डियर, ऐसे लक्षण जो मुझे दिख गए, हमने उसे क्लासिफाई कर लिया कि हाँ इसको ये समस्या हो सकती है या ये समस्या है। लेकिन कुछ चीजें जो मरीज बताता है मुझे ये हुआ था, मुझे ये हो रहा है, वो सब लक्षण भी साइन, एस साइन एंड सिम्टम दोनों को ही प्रदर्शित करते हैं। तो आपको एस समझ आया? पक्का? साइन एंड सिम्टम तो लक्षण है जो देखा आपने, एक लक्षण वो बताता भी है। तो साइन सिम्टम को बोध कर लीजिए। साइन जो हमें देखने मिल जाए, सिम्टम जो पेशेंट हमको बता दे। लेकिन दोनों में कंडीशन पता लग रही, कहते हुआ क्या। अगला है एलर्जी। एलर्जी किसी को दवाइयों से एलर्जी होती है, किसी को खाने से एलर्जी होती है, किसी को धूल और धूप से एलर्जी होती है, किसी को किसे? एनवायरमेंट से। वेरी गुड, वेरी गुड। एनवायरमेंट से कैसा? चेंज एनवायरमेंट। एनवायरमेंट से एलर्जी नहीं होती। अगर हम रह रहे थे, मान लीजिए जो कैंडिडेट शिमला रहते हैं, वो जून में
आपके लखनऊ में आए तो उनकी तबीयत बिगड़, एलर्जी, खांसी जुकाम हो जाएगा, खुजली बढ़ने लगेगी, पसीने से और दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वो उनका एनवायरमेंटल अलग है, उनका बॉडी का जो रहने का टेम्परेचर कंडीशन था वो अलग था। यहाँ आके अचानक बदल गया। अचानक का मतलब शिमला से लखनऊ आ गए, फ्लाइट से 2 घंटे बाद बदल गया। तो बॉडी को वो वातावरण समझने में, संभलने में थोड़ा समय चाहिए लगता है। ओके, समझ आया? पहला साइन सिम्टम, दूसरा एलर्जी, फूलों से, कांटों से, कलियों से। हॉस्पिटल्स में फूल अलाउ नहीं। मेरे एक मित्र थे, बहुत अच्छा बुके लेके आए, गार्डन ने बोला नहीं सर अलाउड नहीं। क्यों? क्योंकि उन फूलों ने हवा के रुख से कौन कौन से बैक्टीरिया से समझौता किया होगा, क्योंकि फूल जो है सूखे नहीं होते हैं, नम होते हैं। फूलों को छूना नम होते हैं, इसलिए उनमें इन्फेक्शन होगा ही होगा। मैंने देखा फूल का बड़ा चलन है, लोग फूल देते हैं। क्या देते हैं? फूल में इन्फेक्शन होता है। आप किसी को मारना चाहते हो? जस्ट जोकिंग, नॉट माइंड। एम से मेडिकेशंस। समझिए, आप पेशेंट के पास गए थे, उसका टेम्परेचर हाई था, तो आज पैरासीटामोल तो बच्चा बच्चा जानता है। सर में दर्द, बदन दर्द है, अजूबी, बच्चा बच्चा जानता है। सिनेमा का माहौल है, डिजिटल युग है, टीवी, मोबाइल, कैमरा, लैपटॉप सब में चलता है? दर्द का तुरंत। तो क्या होता है, आप चेक करेंगे कि आपके आने से पहले इनको किसी ने कोई दवाई तो नहीं दी। मान लो पैरासीटामोल पहले से दे चुके, आपने फिर दे दी, तो ड्रग ओवरडोज हो जाएगा। प्लस कुछ मेडिसिन चलती हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन लेते हैं, कुछ लोग डायबिटिक होते हैं, डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए लेते हैं, कुछ लोग इंसुलिन लेते हैं, कुछ लोग डिफरेंट टाइप्स की, बीपी की, कैंसर की, तमाम बीमारियां जो पुरानी उनकी है उसकी दवाई लेते हैं। तो हमको ये मेडिकेशंस की जानकारी लेनी पड़ती है। समझ आया नहीं आया? तो बेटा इन सब चीजों को अच्छे से देखिए और समझिए। मेडिसिन्स जो है ओवरडोज में नहीं होनी चाहिए। ड्रग ओवरडोज से पेशेंट की कंडीशन बहुत ही ज्यादा बिगड़ सकती है। तो मेडिकेशंस पी का मतलब पास्ट मेडिकल हिस्ट्री। आपको जानना है कि आज जो इमरजेंसी कंडीशन आई है, क्या इससे पहले कोई समस्या थी? हार्ट अटैक सेकंड तो नहीं, थर्ड तो नहीं है, पहले से कोई ट्रॉमा इंजरी तो नहीं हुई है। गायनेकोलॉजिकल इमरजेंसी है तो सेकंड में भी है, फर्स्ट में भी है। कैसे पहले कोई समस्या हुई थी? कोई ऑपरेशन सर्जरी तो नहीं हुई है। काफी लोगों के रॉड पड़ी होती है, रॉड। ट्रॉमा केसेस में बोन फ्रैक्चर हो गया, स्लिप डाल दिया, दोबारा फ्रैक्चर हो गया। अगर ऐसा है तो उस कंडीशन में उस सर्जन से हमें बात करनी है जिसने सर्जरी की है। मेडिसिन चल रही है, इससे ऊपर जो मेडिकेशन था, जिस डॉक्टर का इलाज चल रहा है उससे बात करनी है कि सर इनकी पोजीशन रही है, क्या करना है।
ये चीजें इसलिए हैं कि आपसे कोई गलती ना हो। पास्ट मेडिकल हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी है। सर्जरी, कोई इंजरी, कोई घातक बीमारी, HIV जैसे रोग होते हैं, लोग उनके रूम अलग होते हैं, फैमिली मेंबर को पता होता है, बता देते हैं हाँ भाई इनकी ये समस्या है। तो पास्ट मेडिकल हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी है, इससे चीजें सुविधाजनक हो जाती। गुड। लास्ट ओरल इनटेक, क्योंकि दवाइयां आप तब दे पाएंगे जब मरीज में दवाई झेलने की क्षमता हो। लास्ट ओरल इनटेक, इन्होंने खाया क्या था? पूरी सब्जी, हलवा? नहीं, कुछ नहीं खाया। शाम को 2 गिलास जूस पिया और चले गए सोने के लिए, या दूध पिया, सो गए, खाना नहीं खाया। तो लास्ट ओरल इनटेक जानना बहुत जरूरी है। और क्या खाया था ये तो समझ आ गया, बता दिया, लेकिन कितने बजे खाया था, कितनी क्वांटिटी में खाया था? उन्होंने काजू कतली खाई थी, छोटा सा टुकड़ा खा लिया। काजू कतली 11 बजे खाई थी, दोपहर में 11 बज रहे, अभी तो कुछ खाया ही नहीं है। तो काजू कतली की टाइमिंग क्या थी खाने की, और क्वांटिटी कितनी थी, कितनी मात्रा में खाई थी? सो अगर किसी ने पूड़ी खाई थी, खीर खाई थी, खिचड़ी खाई थी, XYZ जितना भी होता है सब, क्या मटेरियल खाया था, काजू कतली तो मैं बता दिया आपको। तो हमें समझना है क्या खाया था, कितना खाया था, टाइम नोट करना है। अगला इवेंट्स, ई से इवेंट्स लीड टू इंजरी, क्या हुआ, क्या करते हैं तो परेशानी बढ़ जाती है। इवेंट्स लीड टू इंजरी एंड इलनेस। इंजरी, इलनेस। इंजरी क्या होती है? आघात लगना, चोट लग जाना। इलनेस, बीमारी के कारण कमजोरी। अब दोनों में समस्या संगठन क्या है कि ये आई है इंजरी, इलनेस, इंजरी, इलनेस। तो लीड, हम खड़े होते हैं तो चक्कर आ जाते, कुछ खाते हैं तो उल्टी आती है और बेहोश हो जाते हैं। ऐसा क्या है, लीड क्या है जो इस कमजोरी को या इस इंजरी को बढ़ा रही है? जस्ट अपोजिट कि क्या कर रहे थे तो यही हुआ। सीढ़ियों से जा रहे थे, पैर फिसल गया, स्टेयर फॉल, सीढ़ियों से गिर गए। बाथरूम में नहा रहे थे तो गिर गए, या 3 दिन से बुखार आ रहा था, अचानक बेहोश हो गए। पोछा लगा रहे थे, गिर गए। सफर करने जा रहे थे, बेहोश हो गए। यू नो ई। तो आज आपको बेस लाइन, वाइटल साइन एंड सैंपल हिस्ट्री समझ आएगी नहीं आई? यस सर। सभी को? यस सर। गुड। तो डियर स्टूडेंट्स, हम कल फिर मिलते हैं आपके चौथे चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।